उन्होंने भी अध्ययन किया कि किसी ने मेरे साथ धोखा किया। जिस राज्य पर आज जिस साम्राज्य को मैं संभाल रहा हूं, किसी ने धोखा किया था। तो हमें आपको भी ऐसे धोखेबाजों को पहचानने की जरूरत है। छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती के अवसर पर उपस्थित सम्मानित मंच और सामने उपस्थित बड़े बुजुर्ग गुरुजन वृंद, सम्मानित नौजवान साथियों, माताएं और भाई, उपस्थित जनमानस की तरफ से आरक्षण के प्रोधा साहू जी महाराज को मैं सत नमन करता हूं उनके जन्म जयंती पर, और श्रद्धा सुमन संपूर्ण जनमानस की तरफ से मैं अर्पित करता हूं। अभी हमारे जिला पंचायत सदस्य महोदय ने छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में, जन्म के बारे में और अंत तक उन्होंने उनके किए गए कार्यों पर व्याख्या किया था विस्तृत रूप से। देखिए, कभी भी किसी के जीवन में महापुरुषों को, किसी को भी आप पढ़िए तो कहीं न कहीं उसको जब परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां सामने आई हैं तो फिर वो अपने हिसाब से परिस्थिति ढालने के लिए तैयार हो जाता है। साहू जी महाराज के सामने भी समस्या थी। कोल्हापुर साम्राज्य को जब इन्होंने संभाला, उसके पहले शिवाजी के द्वितीय पुत्र के चौथे शिवाजी के साथ उनका सेनापति ही अंग्रेजों से मिलकर के धोखा किया था, जिसमें वो मारे गए थे। फिर उनकी पत्नी ने जो है, ये जागीरदार थे, जागीरदार के पुत्र थे साहू जी महाराज। इनका दुर्भाग्य था कि पैदा होने के बाद 1874 में पैदा हुए और 77 में ही इनकी मां का साथ इनसे छूट। ऐसी स्थिति में जो चौथे शिवाजी की पत्नी थी, उन्होंने इनको गोद लिया और 20 साल की उम्र होते ही इनको कोल्हापुर की गद्दी संभालनी पड़ी। परिस्थितियां, उन्होंने भी अध्ययन किया कि किसी ने मेरे साथ धोखा किया। जिस राज्य पर आज जिस साम्राज्य को मैं संभाल रहा हूं, किसी ने धोखा किया था। तो हमें आपको भी ऐसे धोखेबाजों को पहचानने की जरूरत है और आगे एक सही दिशा पर चलने की आवश्यकता आज भी है। इन्होंने आरक्षण दिया 50% का, दलित समाज को, पिछड़े समाज को इन्होंने आगे बढ़ाने का शुभारंभ किया। ये इनको जो प्रेरणा मिली, अपनापन जो आया पिछड़े और दलित के प्रति, वो इसलिए नहीं आया कि वो ब्राह्मण ने धोखा किया था उस साम्राज्य के साथ। इनके साथ भी हुआ। जब ये गंगा स्नान कर रहे थे तो उस समय उस पुरोहित से कहे कि आप वैदिक मंत्रों का उच्चार करो। उसने कहा कि वैदिक मंत्रों का उच्चार आपके लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि आप शूद्र हैं, आप कुणबी हैं। उस समय कुणबी लिखा जाता था और धीरे धीरे आज कुर्मी और कुर्म क्षत्रिय लोग कहते। वहां भी इनको एक धक्का लगा और इन्होंने एक प्रजापति को बनारस संस्कृत पढ़वाया और उसको अपना कुलगुरु बनाया।
अम्बेडकर साहब को भी इन्होंने आगे बढ़ाया, विदेश पढ़ाई के लिए इन्होंने आर्थिक मदद दिया। गांधी जी भी मनुवादी थे, मनुवादी विचारधारा के व्यक्ति थे गांधी जी, लेकिन जब ट्रेन से धकेले गए काले होने के कारण, तब उनकी आत्मा उनको कुरेदने लगी कि आज मेरे साथ इतनी जबरदस्त घटना हुई, मैं बैरिस्टर हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, इसके बाद मेरे साथ हुआ था, हमारे उस समाज के साथ क्या हो रहा होगा। तब गांधी जी ये आंदोलन शुरू किया। अम्बेडकर जी को जो जीवन में समस्याएं झेलनी पड़ी, सिर्फ शेड्यूल कास्ट का होने के कारण। विद्वान थे, 14 भाषाओं को उनका कमांड था। गांधी भी ये मानते थे कि अम्बेडकर जी संविधान के सबसे अधिक जानकार हैं, और जब संविधान सभा के लोगों ने विरोध किया, इनकी अध्यक्षता में हम कैसे काम करेंगे, तो ये बात नेहरू तक गई, और नेहरू जी गांधी जी के पास गए, उन्होंने कहा कि इस तरह से बातें हैं। तो गांधी जी ने कहा कि देखो नेहरू जी, हमारा संविधान नहीं बन पाए, वो संविधान का ज्ञाता है, मैं भले बैरिस्टर हूं, लेकिन मुझसे अधिक जानकारी उस व्यक्ति को है, कई भाषाओं का वो ज्ञाता है, इसलिए संविधान सभा की अध्यक्षता और पूरी संरचना रूपरेखा करने का अधिकार गांधी से, अम्बेडकर जी से मत छीनिए, वरना देश का संविधान नहीं। जब कहीं कहीं आदमी को जीवन में धक्का लगता है, तभी वो आगे बढ़ता है और अपने के प्रति सोचता है। समाज में जो संकल्पनाएं हैं, आप देखें, 3 तरह के लोग माने जाते हैं। एक विद्वान माने जाते हैं, विद्वान विश्लेषण करता है, लेकिन उसमें मोटिवेशनल पावर नहीं होती। दूसरे तरह का व्यक्ति होता है, मूर्ख होता है, वो विश्लेषण नहीं करता है, वो सोचता नहीं, वो देखता है जिधर हवा बह रही उसी तरफ चले चलो। वो ये नहीं सोचता कि मैं चल रहा हूँ, इसके बाद क्या इसका दुष्परिणाम होगा या क्या अच्छा परिणाम होगा, इसलिए विश्लेषण नहीं करता। और तीसरी तरह के लोग हैं जो धूर्त होते हैं, जिन्हें आप मनवादी भी कह सकते हैं। धूर्तों के अंदर विश्लेषण करने की पावर होती है और मोटिवेशनल पावर भी होती है, जिसकी चपेट में आज हमारा शेड्यूल कास्ट जो है लगभग 70% तो दूर हो चुका है, लेकिन 30% आज भी उसमें मनवादी हैं। और हमारे पिछड़े वर्ग में शायद 20% 25% ही उससे दूर है, बाकी आज भी घर की डोलाते हैं, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पे, गुरुद्वारे के नाम पर, कथा भागवत के नाम पर आज भी। मेरे आज तक ये समझ में नहीं आया कि जो कल्पनाएं स्वर्ग की गई हैं, जिंदा वहां जा नहीं सकता, मरा हुआ आके बता नहीं सकता है, उसके पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? नरक और स्वर्ग यही है, और किसी भगवान को मैं नहीं ढूंढता। मैं राम को या मैं कर्मठ भी बदलता हूँ, व्यक्तिगत जीवन की बात बता रहा हूं, तो मेरे मुंह से केवल माँ निकलता है, अरे माई हो। और माँ से बड़ी कोई देवी नहीं है। हमारे साइंस के लोग बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स लोग भी होंगे, माताएं बहनें हैं जो हमको आपको जन्म दी है। माँ जीवन में जब बच्चे को जन्म देती है और बच्चा जब रोता है तो माँ असह्य दुख में होती है, लेकिन उस समय माँ मुस्कुराती है। इसके बाद पूरे जीवन में बालक को, उसकी औलाद को अगर कोई तकलीफ होती है तो माँ कभी हंसी नहीं। बच्चा 9 महीना जो माँ बाप को हमको पेट में पाली हो, पैदा की हो, एक दूसरा जन्म उसका हुआ, असह्य दुख हुआ, और उस माँ को हम देवी नहीं कह सकते।
उस माँ का स्मरण नहीं करते। हम दुर्गा को खोज रहे हैं, सरस्वती को खोज रहे हैं, तमाम देवी देवता, काली माई को खोज रहे हैं, जिनको हम जानते ही नहीं, जिनका दर्शन ही नहीं हो सकता है। लेकिन धूर्त समाज जो है, मनवादी समाज जो है, आज उसी में हमको आपको भरमाने का प्रयास कर रहा है। देखिए आज जो स्थितियां हैं, मैं 38 साल, जो लोग जानते हैं नेशनल पीजी कॉलेज बढ़ालपुर को, जब मैं 83 में आया, वहां पंडित ध्रुवनाथ चतुर्वेदी जी प्रबंधक थे, जो नेहरू जी के साथ काम किए थे स्वतंत्रता संग्राम में, और इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी, लेकिन वो सिंपली विधायक। उनकी आवाज सुनती थी, अगर आवाज पे प्रधानमंत्री के जाते थे, उठ करके उनको प्रणाम करती हुई रिसीव करती थी। उसके बाद पंडित हरशंकर तिवारी जी अभी दिवंगत हुए जल्दी, वो उसके प्रबंधक हुए। 32 दांत के बीच में जीव की तरह मैं था, अगर कहीं भी छटकता तो दांत से दबा दिया जाता, लेकिन कहीं कोई जरूरत नहीं, कोई बगावत करने की जरूरत नहीं। जिन्होंने जो फार्मूला लगा करके हमको आपको पिछड़ा और दलित बनाया है, वही फार्मूला उन पे लागू करिए, उससे हम छोटे नहीं हो जाएंगे। जब कोई सामान आता था, मिठाई आती थी, भूजा आता था, तो हम सीधे कहते थे, भाई मैं तो शूद्र हूं, दे दीजिए, हमको तो छूने का अधिकार नहीं। तो लोग कहते थे आप जुटियाना शुरू कर दिए। हम कहा नहीं भाई, आप कहेंगे। तो स्थिति ये होती थी कि जब आता था तो पहले वर्मा जी को दीजिए, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं करनी पड़ी, और मान सम्मान के साथ जो है 38 साल बीता। आज भी जिस गांव में हूं वो ब्राह्मणों का ही गांव है। ब्रह्मभोज के बारे में भी चर्चा चल रही थी, ब्रह्मभोज क्यों लिखते हैं? सबको बुलाइए जो मित्रवत हो, किसी का बहिष्कार मत करिए। ऐसा नहीं है कि ठाकुर आपके ब्राह्मण नहीं, आप मित्र नहीं, भूमिहार नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, सभी सबके मित्र हैं, उनको भी बुलाइए, लेकिन उसमें लिखिए आत्म शांति के लिए मृत्यु भोज। ब्रह्म भोज लिखने की हमको आपको क्या जरूरत है? अपने आप में कुछ भाषाओं का सुधार करें। दूसरी चीज ये है कि शिक्षा, और शिक्षा सकारात्मक सोच वाली हो। आज जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अनपढ़ लोग आज भी परिवार में हैं। मेरा ये मानना है कि उन्होंने परिवार को तोड़ा नहीं है। परिवार को तोड़ने का काम हम पढ़े लिखे कर रहे हैं, देश को बेचने का काम हम पढ़े लिखे कर रहे हैं, अनपढ़ नहीं कर रहे। रेवन्यू को लेखपाल बेच सकता है, शिक्षा को एक अध्यापक बेच सकता है, लेखपाल शिक्षा को नहीं बेचेगा। इसलिए जो जिम्मेदारी जहां जिसको मिली है, संघर्ष है। एक समय था हम लोग बुला के रखे गए थे, ब्राह्मणों के कॉलेज में थे। आज जो है 40 लाख 50 लाख देने पर अपॉइंटमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं कि नई जनरेशन योग्य नहीं है, हम लोगों से भी योग्य है। कोर्सेज बदल गए, बहुत नई जानकारियां आई, पढ़ रहे हैं, जानकार हैं। लेकिन समाज में अगर आपको आगे बढ़ना है, तो जहां कुरीतियां हैं, जिसने आपको पछाड़ा, उनको उन्हीं के फार्मूले से मार दिए, उनका दूसरा फार्मूला लागू करके। मैं यही मानूंगा कि केवल आप विद्रोह की आग में जलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर उन्होंने कहा ब्राह्मण गरीब रहा है, तो जजमान आप ही सब कुछ है, तुम्हें माता चा पिता तुम्हें। आज हम कहते पंडित जी अब आप ही हमारे सब हो, दे दो भैया। जब तुम्हारे नहीं था तो हमसे मांगते थे, आज हमारे नहीं तुम्हें दे दो। क्या इससे घट जाता है? लेकिन झगड़ा लड़ाई करना संविधान है। मारपीट करेंगे, जेल जाएंगे, बाधाएं आएंगी, शिक्षा महंगी होती जा रही, शिक्षा को तोड़ने का भी काम हो रहा है। अब अभी हमारे जो अध्यापक लोग हैं,
प्राथमिक विद्यालय से जुड़े हैं वो थोड़ा सर्च करके देखें। अब जो प्राइवेट कॉलेज खुलेंगे, प्राइवेट कॉलेज में आपका बच्चा पढ़ेगा तो उसको स्कॉलरशिप दी जाएगी, ये प्रलोभन दिया जा रहा है। और जहां प्राइवेट संस्थाएं यहाँ सफल हुई तो बेसिक को समाप्त करने की ये संरचना रची जा रही है, ये तैयार रही है, आगे नियुक्तियां नहीं होगी। अभी एक आदेश हुआ है भारत सरकार द्वारा, सबका दिमाग है कि मोदी जी अमेरिका है, मणिपुर जल रहा है, इस बीच हो गया है कि किसी भी गवर्नमेंट विभाग में, सरकारी विभाग में और प्राइवेट में भी नई वैकेंसियां नहीं निकाली। इस सब परिस्थितियों का हमें आपको अध्ययन करके और बड़े शांति ढंग से विवेकपूर्ण निर्णय लेते हुए और अपने समाज को मोटिवेट करने की जरूरत है, लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। उनको समझाइए, ऐसा नहीं है कि इंसान है वो समझाने से। आप देखें जानवरों को लोग मोटिवेट कर लेते हैं, बंदर की नाच लोग देखे होंगे, जैसे मदारी कहता है वैसे करता है। हम आप तो इंसान हैं, लेकिन हमारे पढ़े लिखों के अंदर एक मोटिवेशनल पावर होनी चाहिए। और ये होना चाहिए, छोटा बड़ा मत मानिए कि मैं पढ़ लिया हूं, इतना बड़ा विद्वान हो गया, इतनी डिग्री ले लिया, इससे कैसे बात करूं। नहीं, सीखने के लिए छोटे बच्चे से भी लोगों को सिखाया जा सकता है। पुनः मैं इस धरती पर एक निवेदन यहाँ के लोगों से करना चाहता हूं, जिन्होंने वो परिस्थितियां थी जब छुआछूत भयंकर था, शाहनुपुर को एक ग्राम सभा का रूप जिन्होंने दिया, आज हमारे बीच नहीं है। हीरालाल भाई की यहाँ शादी थी लड़की की, संजोग से मैं आया था और अंतिम चाय हमारी यहाँ जहाँ ढाल से उतरते हैं गुरु जी के साथ हुई थी और वही अंतिम रह गई। मैं करमदेव सुबचन साहब जी को एक अध्यापक रहे हैं, समर्पित रहे हैं, लड़ाकू व्यक्ति रहे हैं, एक आदर्श उन्होंने पैदा किया है, एक इतिहास उन्होंने रचा है। इसलिए मैं इस ग्राम सभा के लोगों से निवेदन करूंगा कि प्राइमरी विद्यालय पे अध्यापक रहे, वहां जगह है, एक मूर्ति उनकी जो है स्थापित की जाए। जो कुछ भी सहयोग होगा मैं खुले दिल से सहयोग करूंगा। इसी के साथ पुनः मैं उपस्थित जनमानस को सादर प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद।